आज सभी लोगों का फिर से अपनी क्लास में वेलकम करते हैं। और आज जो हमारा इस बेसिक चैप्टर का आर्टिकल है वो है फाइनल आर्टिकल और उसका नाम है यील्ड। यील्ड जो है बेसिकली बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सा एक आर्टिकल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। यील्ड की अगर जो है बात की जाए तो यील्ड बोलते हैं बेसिकली प्रोडक्ट को बोलते हैं। जिस तरह हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना, उस काम के अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते हैं और फाइनली जो हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल आ जाता है उसको हम यील्ड बोलते हैं, पैदावार बोलते हैं। जिस तरह किसान लोग जो हैं खेतों के अंदर मुख्तलिफ फसलों का बीज बोते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चे वगैरह करते हैं और फाइनल पे जब क्रॉप्स बन जाती है, पक जाती है, उसको अलहदा करके एस्टीमेट लगा के तो वो फिर बताते हैं कि हमारी फसल जो है इतनी पैदा हुई है। वो जो फसल पैदा हुई है फाइनली जो फार्म है क्रॉप्स की, उसको आप यील्ड का नाम देते हो। तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी जब रिएक्शन करवाया जाता है, उस रिएक्शन के अंदर जो है हम रिएक्टेंट्स की कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल लेते हैं, ठीक है ना, कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट ली जाती है, ठीक है। और रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्ट होता है और जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट को हम यील्ड का नाम देते हैं। यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड टास्क है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जब वो अचीव हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं यील्ड, ठीक है। अब जो यील्ड है ना, ये दो तरह की होती है। यील्ड की अगर बात करें तो यील्ड दो तरह की है, ठीक है। तो यील्ड दो तरह की कैसे है? यील्ड होती है दो तरह की, एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, एक होती है एक्चुअल यील्ड, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे है? फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन लगाया हुआ है ना, तो रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसको देख के हम बता सकते हैं कि यार ये इतना रिएक्टेंट्स यूज हो रहा है तो इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी कि अंदाजे से, ठीक है ना। अभी रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हमने इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन को यूज़ करके चेक करके हम बता रहे हैं कि इतना रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहा है, इतनी प्रोडक्ट बननी चाहिए। तो इक्वेशन को यूज़ करके, इक्वेशन को देख के जो हम गैस कर रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं कि ऐसी जो है प्रोडक्ट की अमाउंट जो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। और दूसरी जो टाइप है वो है एक्चुअल यील्ड की। एक्चुअल यील्ड क्या है कि जब हमारा रिएक्शन मुकम्मल तौर पे हो जाता है, उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है, ठीक है ना, उसको जब हम वे करते हैं, उसका वेट वगैरह कर लेते हैं, तो वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमारी आंखों के सामने है उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विद द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। यानी कि ऐसी अमाउंट प्रोडक्ट की जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद सामने आए उसको बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। तो यील्ड हो गई जी दो तरह की, एक्चुअल यील्ड हो गई और थ्योरेटिकल यील्ड हो गई। इसके बाद यहाँ से एक बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन भी बनता है कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है ऑलवेज एज कंपेयर टू एक्चुअल यील्ड, या इस तरह से आ जाता है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या इस तरह से आ जाता है कि व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो यानी कि जो यील्ड, जो प्रोडक्ट अमाउंट जो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड है और वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू उसी यील्ड के जो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। तो क्यों ज़्यादा होती है, इसकी कुछ रीजंस हैं। उन रीजंस की बिना पे ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये ज़्यादा होती है और जो एक्चुअल यील्ड है, जो प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं इसको, वो कम होती है। पहली रीज़न ये है कि जिस बंदे ने वो एक्सपेरिमेंट किया है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है ना, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर कह सकते हैं आप, जिसने वो काम किया है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड है उसमें कमी आई है, ठीक है ना। पहली रीज़न तो ये हो सकती है कि प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैज़ मैनी शॉर्टकम्स एंड कैन नॉट गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड। मतलब जिस बंदे ने काम किया है वो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा जो है रिएक्शन आया हुआ है, जिसकी वजह से जो है
एक्चुअल यील्ड में कमी आ गई है। पहली रीज़न तो ये थी। दूसरी रीज़न ये है कि जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल लॉस हो सकता है। मैकेनिकल लॉस का मतलब क्या है कि हमने जो प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की है, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन की है, ठीक है ना, या सेपरेशन की है डिस्टिलेशन के थ्रू, या सेपरेशन हमने की है सेपरेटिंग फनल के थ्रू, या प्रोडक्ट को वॉश किया है या ड्राई किया है, या क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस उसके ऊपर अडॉप्ट किया है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं, इनमें से कोई भी एक प्रोसेस यूज़ किया गया है, वो प्रॉपरली जो है ना अडॉप्ट नहीं किया गया, ठीक तरह से यूज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हुई है, जिसकी वजह से भी जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो सकती है। मैकेनिकल लॉस, ठीक है ना, यानी कि जो हमने प्रोसेस यूज़ किए हैं, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेशन, कोई भी प्रोसेस इनमें से यूज़ किया है वो सही तरह से प्रॉपरली कैरिड आउट नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है एक्चुअल यील्ड में कमी आई है। दूसरा तो ये था। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जो रिएक्शन हमने लगाया है वो मे भी जो रिक्वायर्ड हमारी प्रोडक्ट थी वो तो बनी है, लेकिन साइड में कोई ऐसी इररेलेवेंट भी चीज़ बन गई जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, तो जिसकी वजह से भी यील्ड में कमी आई है। क्योंकि उस चीज़ की जो इररेलेवेंट चीज़ बन गई है उसमें भी तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स की अमाउंट यूज़ हुई है, तो जिसकी बिना पे एक्चुअल यील्ड जो है हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल की वो कम हो गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है साइड भी रिएक्शन हो सका है, ठीक है ना। रिएक्शन में है साइड प्रोडक्ट, ये कह सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर जो रिक्वायर्ड मटेरियल उसके साथ भी कोई इररेलेवेंट चीज़ भी बन गई है, जिसकी वजह से जो है एक्चुअल यील्ड में कमी आई है। चौथा फैक्टर ये हो सकता है कि रिएक्शन जो है उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड हो गई है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है कम हो गई। और पांचवा जो फैक्टर है वो ये हो सकता है कि रिएक्शन जो है मे बी रिवर्सिबल हो, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद जो है रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लग गए हों। तो ये जो है 4-5 फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड कम होती है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से। पहला फैक्टर ये था कि जिस बंदे ने, जिस केमिस्ट ने ये काम किया है वो प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस था। दूसरा फैक्टर ये है कि जो मैकेनिकल लॉस है, जो हमने मेथड अप्लाई किए हैं टू डिस्टिल, टू सेपरेट, टू वॉश, टू ड्राई, टू क्रिस्टलाइज द प्रोडक्ट, वो प्रॉपरली कैरी आउट नहीं हुए, ठीक तरह से हो नहीं पाए। तीसरा फैक्टर ये था कि रिएक्शन के दौरान कोई साइड प्रोडक्ट बनी है। और चौथा फैक्टर ये था कि मे भी रिएक्शन के दौरान कोई इम्प्योरिटी ऐड हो गई हो। और पांचवा फैक्टर ये था कि रिएक्शन में भी रिवर्सिबल हो। तो इन 4-5 फैक्टर्स की बिना पे हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि परसेंटेज यील्ड क्या है और इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो इस सारी डेफिशिएंसी को, ये जो एक्चुअल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए फिर जो केमिस्ट लोग हैं वो परसेंटेज यील्ड के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। परसेंटेज यील्ड से क्या होता है, परसेंटेज यील्ड जो है ये क्यों ली जाती है, बेसिकली परसेंटेज यील्ड जो है ये ली जाती है टू चेक आउट द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन जो है कितना अच्छा हुआ है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम जो है ना परसेंटेज यील्ड की टर्म जो है यूज़ करते हैं कि परसेंटेज यील्ड जो है ये बेसिकली क्यों ली जाती है। बेसिकली ली जाती है कि रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है, कि मतलब रिएक्शन किस हद तक प्रोडक्ट की क्वांटिटी बना चुका है, बना सकता है, ठीक है ना, बना ली है। इस एफिशिएंसी को, यानी कि रिएक्शन की कारकर्दगी को, रिएक्शन किस हद तक हुआ है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम फिर परसेंटेज यील्ड यूज़ करते हैं। अब परसेंटेज यील्ड क्या है, बेसिकली परसेंटेज यील्ड जो है ना परसेंटेज है किसके दरमियान, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान। यानी कि ये परसेंटेज है किसके दरमियान, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। तो ये था भाई यील्ड का एक छोटा सा आर्टिकल था। इसमें हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। यील्ड क्या है, यील्ड की कितनी टाइप्स हैं,
और इसके अलावा एक्चुअल यील्ड कम क्यों होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, और परसेंटेज यील्ड क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें आपने याद कर लेनी है। ठीक है जी। इसके बाद इसी चीज़ को यानी कि यील्ड वाले टॉपिक को लेकर ही एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको करने की कोशिश करते हैं जी। तो यील्ड निकालनी है और उसके बाद हमने परसेंटेज यील्ड निकालनी है। एक रिएक्शन है हमारे पास, न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, उसको करते हैं न्यूमेरिकल को। तो पिछले आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को समझा जाता है, उसके बाद उसके जो है ना सॉल्यूशन के लिए 3 स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है गिवन डाटा, जो हमें डाटा दिया हुआ है वो क्या क्या है, जो हमने फाइंड करना है वो क्या क्या है, और उसके बाद हम जो है ना खाका यूज़ करते हैं जी सॉल्यूशन का, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर कौन कौन सा फार्मूलाज यूज़ करके हम जो है अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यील्ड के मतलब जो एग्जांपल है वो है जी, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एग्जांपल को देख सकते हैं आप। एग्जांपल है कि जब लाइमस्टोन इज रोस्टेड क्विक लाइम इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को रोस्ट किया गया है, हीट अप किया गया है, उसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड बना है, इक्वेशन बता रही है 7 कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो 7 कह रहा है एक्चुअल यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 2.5 kg व्हेन 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। ठीक है जी, ये था हमारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। आगे इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज हो गई है, जो हमें उसने चीज़ें दी हैं। वो उसने कहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको लिया गया था 4.5 किलोग्राम, और उसको जब प्रैक्टिकली तोड़ा गया है तो उससे 2.5 यानी जो है 2.5 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना है। तो फाइंड क्या करना है जी, परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड करनी है। ठीक है ना, उसने 2 चीज़ें दी हैं और तीसरी चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि जो लाइमस्टोन है ना उसकी एक्चुअल जो अमाउंट ली गई है वो है 4.5 किलोग्राम, और जो एक्चुअल यील्ड बनी है जो प्रैक्टिकली काम हुआ है और उसके नतीजे में जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है वो है 2.5 किलोग्राम। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप वही 3 स्टेप्स यूज़ करेंगे। सबसे पहला है गिवन डाटा। गिवन डाटा के अंदर जो है जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमने लिखनी है। मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है जिसको रोस्ट किया गया वो दिया हुआ है 4.5 kg। ठीक है ना, किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4500 ग्राम। ये आ जाएगा जी हमारे पास, हमने ग्राम में चेंज कर लिया। इसके बाद ये हमारे पास है जो कैल्शियम ऑक्साइड की एक्चुअल अमाउंट आई है रिएक्शन के बाद, रिएक्शन करने के बाद, वो है 2.5 kg। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और ये भी चेंज हो जाएगा 2500 ग्राम के अंदर। ये दोनों चीज़ें हमने ग्राम में चेंज कर लें। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो मोलर मैस खुद निकालना पड़ेगा। मोलर मैस निकालने के लिए कंपाउंड के फार्मूलाज के अंदर जितने भी एटम उन सब के एटॉमिक मैस को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 3 एटम्स हैं। ठीक है ना, कैल्शियम का हो जाएगा 40 + 12 कार्बन का, और ऑक्सीजन को के जो एटॉमिक मैस है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 3। ठीक है ना, तो टोटल कुल मिला के जो आंसर आता है वो आता है 100 ग्राम पर मोल। इसी तरह मोलर मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। तो ये सारे का सारा जो है गिवन डाटा था। इसके बाद फाइंड क्या करना है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। ठीक है जी, परसेंटेज हमने यील्ड फाइंड करनी है। तो अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करने के लिए हमें इक्वेशन को देखना पड़ेगा। तो इक्वेशन बता रही है जी कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल जो है, इक्वेशन देखें आप, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल जो है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो इक्वेशन है मोल्स में है, तो इसलिए सबसे पहले हम जो है ना
अपना कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने के लिए दोनों मटेरियल हमारे पास हैं, मैस और मोलर मैस। मैस उसने दिया हुआ था, मोलर मैस हमने निकाल लिया खुद से। तो मैस है जी हमारे पास 4500 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास जो मोल्स आएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के वो आ जाएंगे 45 मोल। ठीक है, तो 45 मोल है जी। अब हमने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स को यूज करके कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, यानी कि मोल्स निकालने हैं। बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं परसेंटेज यील्ड, और परसेंटेज यील्ड के लिए दो तरह की यील्ड की जरूरत है, एक्चुअल यील्ड की जो कि दी हुई है, और थ्योरेटिकल यील्ड की जो कि हमने फाइंड करनी है। और थ्योरेटिकल यील्ड जो है फाइंड की जाती है इक्वेशन से, और इक्वेशन जो है चेंज है मोल्स के अंदर, इसलिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स बनाए हैं। अब इक्वेशन को यूज करें, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का कंपैरिजन किया गया है। तो इक्वेशन बता रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन देख सकते हैं आप। और इसी तरह अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 45 मोल हों तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी 45 मोल जो है प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि कैल्शियम ऑक्साइड के जो मोल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं जी 45 मोल्स। ठीक है, अब मोल से हमने मैस निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो मोल से मैस निकालने के लिए हमें मोलर मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का पता हो, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो मोल्स और मोलर मैस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो मैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आता है भाई 45 मल्टीप्लाई बाय 56, तो ये आंसर आता है 2520। ठीक है ना, 2520 ग्राम। तो ये जो 2520 ग्राम हमने कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट निकाली है इक्वेशन को यूज करके, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे हमने जो थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा था अभी, उसमें ये सीखा था कि थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होता है, एक्चुअल यील्ड कम होता है। तो एक्चुअल यील्ड है हमारे पास 2500 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन जो थ्योरेटिकल यील्ड आया है वो आया है 2520 ग्राम। ठीक है ना, तो इससे बात साबित हो गई कि थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होता है, एक्चुअल यील्ड कम होता है। तो दोनों यील्ड हमने निकालनी है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे परसेंटेज यील्ड का। तो परसेंटेज यील्ड जो है होती है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हम फार्मूलाज के अंदर जो है वैल्यू पुट करेंगे 2500 डिवाइडेड बाय 2520 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो आ जाएगी 99.2%। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ऑलमोस्ट वो 99.2% जो है कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हुआ है। तो ये था भाई हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, जिसको हमने अच्छी तरह से समझा सीखा है। इसको आप दोबारा से समझें, सीखें, पढ़ें और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।